हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो जुलाई 2025 की गवर्नमेंट स्कीम्स मैं आज कवर करने वाली हूँ इस सेशन में। ये सारी ही स्कीम्स नई हैं। वैसे तो मैं आपसे सजेस्ट करती हूँ कि पुरानी या नई जो भी स्कीम्स न्यूज़ में रहती हैं आप वो पढ़िए, लेकिन मैं आज का सेशन डेडिकेट करना चाहती हूँ उन स्कीम्स को विच हैव बीन न्यूली रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आई होप आई डोंट नीड टू एम्फेसाइज ऑन दिस मोर। आपको पता ही है कि जो लेटेस्ट 3-4 महीने के करंट अफेयर्स और स्कीम्स रहती हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ELI स्कीम, देन RDI स्कीम, UPS, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना एंड अदिति स्कीम। तो ऑल दीज विल बी कवर्ड इन टुडेज सेशन। थोड़े प्रैक्टिस MCQs भी करवाऊंगी, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और आज आप पहली बार मेरे साथ यहाँ जुड़े हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ज़रूर कंसिडर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो पक्का ही कर लेना। ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कॉन्टेंट विच इज़ यूजफुल फॉर द करंट अफेयर्स, या फिर आपको फ्री मैगजीन्स चाहिए, जॉब अलर्ट्स चाहिए, क्विज चाहिए, एंड ऑल दी कोर्सेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऐप। आपके थ्रू आपको अच्छा खासा ऑफर मिल जाता है, डिस्काउंट बेसिकली, ठीक है। तो चलिए फिर वीकेंड पे अपना वादा निभाते हुए मैं ले आई हूँ आपके लिए स्कीम्स। तो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। वेरी फर्स्ट स्कीम इज ELI स्कीम। तो कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एक स्कीम हुआ करती थी PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो आई थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो उसी लाइंस पे ELI रिलीज की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है, आप देख सकते हो। तो कैबिनेट विच इज चेयर्ड बाय मोदी जी, उन्होंने अप्रूव की ELI स्कीम टू सपोर्ट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, एम्प्लॉयबिलिटी लोगों की बढ़ाई जा सके और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। टोटल आउटले स्कीम को दिया गया है 99,446 करोड़ रुपीज़ का, और टारगेट है कि इतना पैसा खर्च के आने वाले 2 सालों में 3.5 करोड़ जॉब जनरेट की जा सके। कितना पैसा एलोकेट किया गया है, कितने सालों में कितनी जॉब जनरेट करने का टारगेट है, ये सभी पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। आई डोंट नीड टू से दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। इस स्कीम के 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 पार्ट्स में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पार्ट ए, जिसमें एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव दिया जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार अपनी नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो पार्ट ए इज फॉर द इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज, पार्ट बी इज फॉर द इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स। तो पार्ट ए में देख लेते हैं। एम्प्लॉयज विद सैलरी अप टू ₹1 लाख विल बी एलिजिबल फॉर दिस पार्ट विल ऑफर 1 month EPF वेज अप टू ₹15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। मैक्सिमम बोला है कि वेज 15,000 रुपये तक की हम आपको देंगे। पहली इंस्टॉलमेंट विल बी पेएबल आफ्टर 6 months ऑफ द सर्विस कंप्लीट, और दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 साल भर के बाद मिलेगी। तो आपको एडिशनल गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिल रहा है, और EPF की फॉर्म में इसलिए दे रहे हैं कि आप खर्च ना दो पैसा, सेविंग की भी आपको आदत लगे। तो इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम जो लोग वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं, दे विल बी 1.92 करोड़, उनको बेनिफिट होने वाला है पार्ट ए से, ठीक है जी। तो हैबिट ऑफ सेविंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट जो EPF में का, वहाँ पैसा आपका डाला जाएगा, आपकी सैलरी के प्रपोर्शन से निकाला जाएगा। वो प्रपोर्शन अभी बताती हूँ। देन वी टॉक अबाउट पार्ट बी विच इज सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिव दिया जा रहा है, लेकिन स्पेशल फोकस दिया गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। एम्प्लॉयर्स विल गेट इंसेंटिव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। उनकी सैलरी 1 लाख तक होगी। आपको जो एम्प्लॉयर है उसको इंसेंटिव मिलेगा अप टू ₹3,000 2 सालों के लिए फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। मतलब अगर आपके 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो आप 2 एडिशनल रखिए एम्प्लॉयज़ फॉर 6 months रेगुलरली, तो आपको ₹3,000 पर मंथ मिलेगा एम्प्लॉयर को। और अगर आपके 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं तो आप 5 एडिशनल एम्प्लॉयज़ के लिए आपको मिलेंगे ₹3,000 2 सालों के लिए। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो 3rd and 4th ईयर के लिए भी दिया जाएगा। दिस इज द सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। पहली बार गवर्नमेंट कुछ इतने बड़े स्केल पे कर रही है, जहाँ पे क्लियरली कहा है कि हम जॉब जनरेशन करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट हम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये जो इंसेंटिव देने वाली बात है वो 3rd और 4th ईयर में जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। एस्टैब्लिशमेंट्स जो EPFO के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको 6 महीने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, एटलीस्ट 2 एडिशनल अगर लेस देन 50 एम्प्लॉयज़ हैं, एंड 5 एडिशनल अगर 50 एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो दिस इज द पार्ट बी।
और ईपीएफ जो वेज की स्लैब दी गई है वो कहा है कि अप टू ₹10,000 देंगे एडिशनल। अगर अगर आपकी सैलरी अप टू ₹10,000 जा रही है तो अप टू ₹1,000 बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयर को। 10,000 से 20 के बीच है 2,000, मोर देन 20,000 है तो 3,000 का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये स्कीम मैंने आपको अगस्त में फिर से पढ़ाई थी, जहाँ पे बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है, फीचर्स वही हैं। आप मुझे प्लीज़ उसका नाम बताइएगा। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको याद होगा। कुछ युवा से रिलेटेड है, हिंट ड्रॉप कर देती हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो ELI स्कीम का नया नाम सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए फीडबैक है कि मुझे ऐसे और सेशंस लाने चाहिए, क्योंकि देखिए जब पढ़ाई करते हैं आप लोग, स्पेशली हम जब एड टेक से जुड़े हैं, तो इट डज़ नॉट मीन कि हमें बस टीचर को आना है, अपना लेक्चर डिलीवर करके चले जाना है, ऐसा नहीं है। टीचर को नहीं आना, लेक्चर डिलीवर खाली नहीं करना है, वी हैव टू बी इन टच विद ईच अदर, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए लेक्चर। दैट इज़ वाई होमवर्क मैं आपको अपनी तरफ से देके जाती हूँ। ठीक है, चलिए फिर अगली स्कीम पढ़ाने जा रही हूँ आपको, विच इज़ RDI, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है RDI स्कीम विद अ कॉर्पस ऑफ व्हाट अमाउंट? 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम जो है उसको अप्रूव किया गया है 1 लाख करोड़ के साथ में। कैबिनेट अप्रूव्स RDI स्कीम, ताकि रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, नाम में ही पता चल रहा है रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो 1 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया है। इंसेंटिवाइज क्या करना चाहते हैं? द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द बेसिक रिसर्च, जिससे फर्दर हम प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज बना पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है। तो जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर के और जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको पुश मिला है। पहले वाली स्कीम में देखा आपने जो अभी ELI थी। इसके बाद जो RDI आई है, इसमें रिसर्च इनोवेशन प्रमोट कर रहे हैं, अगेन प्राइवेट सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना चाहते हैं ताकि बेसिक रिसर्च वहाँ से बढ़ सके, सो दैट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाई जा सकें। ये एक एक्सक्लूसिव फंड डिजाइंड है RDI स्कीम के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। एक ऑलरेडी ANRF फंड है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वो कह रहे हैं कि ये वाला फंड जो है वो जाता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जहाँ पे रिसर्च होती है। इस फंड से परे, इस फंड से अलग एक फंड इस्टेब्लिश किया गया है जो जॉब्स जनरेट करने के लिए है। सो इट प्रमोट्स R&D इन द सनराइज एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। सनराइज सेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनमें अभी पीक नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है बहुत आगे जाएंगे। जैसे हमारी कंट्री में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर माना जा रहा है, एक सनराइज सेक्टर है। सोलर एनर्जी एक सनराइज सेक्टर माना जा रहा है कि अभी पोटेंशियल दिख रहा है, आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे सेक्टर्स, या स्ट्रैटेजिक होते हैं जैसे मैरीटाइम, फार्मास्यूटिकल, जिनकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन सेक्टर्स में अगर प्राइवेट प्लेयर्स कुछ रिसर्च करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बना पाते हैं, तो उनको फंडिंग देने की बात की जा रही है। और ये ANRF से बिल्कुल अलग है, याद रखिएगा, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए है। सो द फंड्स विल बी यूटिलाइज्ड इन 4 वेज। प्राइवेट R&D को प्रमोट करना है, इनोवेशन को प्रमोट करना है, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, क्लाइमेट चेंज ऐसे एरियाज में। फाइनेंसिंग ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स, तो पहले तो प्राइवेट R&D को प्रमोट करो, फिर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करो। एक्विजिशन ऑफ द क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, कि जहाँ लग रहा है टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, एक्वायर करो। ज़रूरी नहीं है ना कि यू हैव टू री इन्वेंट द व्हील। ऑलरेडी कोई टेक्नोलॉजी किसी के पास आ चुकी है, उसको खरीद लो और उसके ऊपर अपने आप को डेवलप करो। एस्टैब्लिशिंग अ डीप टेक फंड ऑफ फंड्स एज एन ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग चैनल फॉर स्टार्टअप्स तक पैसा पहुंचाने के लिए एक अलग फंड बनाओ। तो R&D प्रमोट करना है, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स को पैसा प्रोवाइड करना है, जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसको एक्वायर करना है, और एक फंड ऑफ फंड्स बनाना है ताकि स्टार्टअप्स तक पैसा पहुंच सके। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। आज जितनी स्कीम्स मैं आज आपको इस सेशन में करवा रही हूँ, आई बेट इनमें से कम 5 में से 2 स्कीम्स में आपको सवाल मिलेगा पेपर में। RBI दे दो, नाबार्ड दे दो, EPF दे दो, आपको मिलेंगे 2 सवाल पक्का मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। गवर्निंग बोर्ड ANRF से अलग है, हमने देख लिया, ये वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाता है, ये वाला पैसा जाएगा स्टार्टअप्स को या R&D के लिए। तो गवर्निंग बोर्ड ऑफ द ANRF विल बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट विल प्रोवाइड ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन फॉर दिस स्कीम। तो बोर्ड के वही लोग हैं जिसमें चेयरमैन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, और वो इसको स्टीयरिंग देंगे कि इसका किस दिशा में जा रहा है ये।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नोडल डिपार्टमेंट रहेगा, और एक SPF स्पेशल पर्पस फंड बनाया जाएगा जो कस्टोडियन ऑफ द फंड्स होगा, कि सारे फंड्स का ध्यान रखेगा सही जगह गया कि नहीं, लॉन्ग टर्म कैसे पैसा देना है, लोन्स देने हैं, इस सब का ध्यान रखा जाएगा। The funds will be allocated through the union budget as a 50-year loan to the ANRF। तो ANRF को पैसा देंगे, उसके अंडर एक नया SPF बनाया जाएगा और वो पैसा यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे, यानी कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस का पैसा काट के नहीं दे रहे इनको, ठीक है। फंड्स विल बी प्रोवाइडेड टू ओनली द प्रोडक्ट्स विद अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि ऐसा नहीं कि मेरे पास आइडिया है, मैं ये डेवलप करना चाहता हूँ, मुझे पैसा दे दो, नहीं। अगर आपका कुछ डेवलपमेंट हो चुका है और उसका मार्केट पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस कहीं ना कहीं दिख रही है, तभी आपको फाइनेंसिंग मिलेगी इसके अंडर। डीप फंड ऑफ फंड्स भी तो बना रहे हैं ना स्टार्टअप्स के पैसे के लिए, तो R&D करो, लेकिन कुछ ना कुछ रेडीनेस दिखानी है आपको। आप ये नहीं कह सकते हाँ जी मैं तो आ गया, दे दो, मेरे पास बहुत दिमाग है, आइडिया है, पैसा दे दो मुझे, ऐसा नहीं होगा। RDI वेरी इंपॉर्टेंट, ELI वेरी इंपॉर्टेंट, UPS अगली वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसने रिप्लेस किया है NPS को, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट तो बन ही जाएगी। तो सवाल है, पहले सवाल का आंसर दो, इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको और आगे स्कीम भी पढ़ लोगे। तो UPS विल ऑफर डैश परसेंटेज ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द 12 months प्रायर टू रिटायरमेंट प्रोवाइडेड द कंप्लीट 25 years ऑफ सर्विस। तो अगर आप 25 साल सर्विस के कंप्लीट कर लेते हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह, तो आखिरी 12 महीने में जो आपकी सैलरी रही है उसका कितना परसेंटेज दिया जाएगा पेंशन के रूप में आपको, 100%, 50%, 25%, 75% या 90%? नहीं पता, कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। आंसर है 50%। अगर आपको ऑलरेडी पता था तो हैट्स ऑफ टू यू, वेरी नाइस, याद रखना है। तो न्यूज़ एक्चुअली ये आई थी कि टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर NPS शेल अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस टू UPS, मतलब कि एज इट इज जो टैक्स बेनिफिट्स NPS को मिलते थे वो उठ के UPS को मिलेंगे। तो UPS नई ही स्कीम है, अभी लॉन्च नहीं हुई, लेकिन इस पर चेंजेस आ रहे हैं कि इसको एज इट इज टैक्स बेनिफिट्स देने हैं। तो न्यूज़ ये थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया इनकम टैक्स बेनिफिट्स जो करंटली NPS को मिलते हैं वो सारे UPS को भी मिलेंगे। दीज प्रोविजंस इंश्योर पैरिटी विद द एग्जिस्टिंग NPS स्ट्रक्चर, और सब्सटैंशियल टैक्स रिलीफ मिलेगा जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको। अब UPS है क्या? वैसे तो ये कहानी शुरू हुई थी OPS से, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें जो आपकी सैलरी हुआ करती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, उसका 50% पूरा का पूरा सैलरी का कंपोनेंट का 50% आपको पेंशन मिला करती थी, और आप नहीं हैं, आप चले गए तो आपके स्पाउस को मिला करती थी, टू द एम्प्लॉयज़ स्पाउस एज वेल। अब लेकिन ये बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था एम्प्लॉयज़ की तरफ से, सारा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता था और एम्प्लॉयज़ की डेथ के बाद उनके स्पाउस को देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस लाए एंड दे ब्रॉट NPS 2003 से, नेशनल पेंशन सिस्टम जिसे कहा गया। पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट एट ऑल, क्योंकि इसमें कहा गया कि एम्प्लॉई को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर के साथ साथ पैसा आपको फिक्स नहीं मिलेगा, रादर मार्केट लिंक्ड है कि सारा पैसा हम डाल देंगे मार्केट में, जो प्रॉफिट होगा वहाँ से मिलेगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट। अब जाके फाइनली 2025 में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने UPS अनाउंस कर दिया, विच इज़ समवेयर बिटवीन OPS एंड NPS, लोगों को खुश करने की कोशिश में, ठीक है। अभी भी पीपल आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड क्योंकि अब इतने बेनिफिट्स OPS में दे चुके थे लोग, तो आज भी वही चाहेंगे। बट अब ये ही मिडवे सही दिख रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इतना बोझ नहीं झेल सकती कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको 50% ऑफ द सैलरी पूरी दे दे। बेसिक पे भी नहीं, क्योंकि सैलरी के कंपोनेंट्स है ना, बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है, तो वो बहुत भारी पड़ता था गवर्नमेंट को। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है OPS, NPS, UPS का। ये टर्म्स आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगनी चाहिए, उनको लगने दो जो मेरे से नहीं पढ़ते, जो कहीं और पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जो लोग मेरे सेशन में आ चुके हैं उनको हर क्लैरिटी के साथ भेजना है मैंने, हर चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ की भी, ठीक है। चलो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द UPS एज एन ऑप्शन अंडर NPS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी बोला है April 1 से हम इसे इफेक्टिव करेंगे। अगर आप इनरोल करना चाहते हो इसमें, ये धक्का नहीं है, वॉलंटरी है, ठीक है।
एनपीएस छोड़ के यूपीएस में आ जाओ। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गारंटीड पेंशन दी जा रही है 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉ ऑन बेसिक पे। यानी सैलरी में जो बेसिक पे होती है, जो कम होती है, अगर 50,000 सैलरी है तो बेसिक पे कम रहेगी आपकी, हो सकता है 18,000, 22,000, 25,000 रहे, उसका 50% गवर्नमेंट आपको सैलरी के रूप में देना चाहती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इम्प्लीमेंट करती है, पैसा है तो पेंशन गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। पीएफआरडीए इसको रेगुलेट कर रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एम है कि जो एम्प्लॉयज़ के ग्रीवियंसेस थे रिगार्डिंग द एनपीएस, क्या आप मार्केट लिंक दे रहे हो, भाई कोई गारंटीड पेंशन ही नहीं दे रहे हो, वो हटाना चाहते थे, इसलिए ये लेकर आए यूपीएस को। यूपीएस से भी लोग पूरे खुश नहीं हैं, लेकिन आप मेरे जैसे जो नए एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं उनके लिए फिर भी ठीक है। तो यूपीएस प्रोवाइड करता है गारंटीड पे आउट, मार्केट लिंक वाली चीज़ हटा दी, और ये 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे जो आपने पिछले 12 महीनों में ड्रॉ की है उसका अमाउंट निकालेगा इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स। ठीक है, जिनके लेस देन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस है लेकिन मोर देन 10 ईयर्स है, उनको पेंशन मिलेगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। 50% तो फिक्स कर दी 25 साल वालों के लिए, 10 से 25 साल वालों के लिए प्रोपोर्शनेट कर दी, और अगर आपने 10 मिनिमम पूरे किए हैं तो आपको 10,000 मिनिमम तो मिलेंगे ही, इससे ऊपर भी दे सकते हैं हम। तो 10,000 मिनिमम पर मंथ पे आउट दे दिया, यानी 10,000 रुपये तो पेंशन आपको मिलेगी ही, चाहे आपने 10 साल पूरे किए, 12 किए, 13 किए, 14 किए। ठीक है, अच्छा, अब जो 25 साल से पहले रिटायर होने के लिए डिसाइड कर लेते हैं तो पे आउट विल बिगिन फ्रॉम द डेट जब वो रिटायरमेंट डेट उनकी आती। 3 साल पहले रिटायर होगा तो पहले ही पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको, आप खुद छोड़ रहे हो अपनी नौकरी, आपको पेंशन बेनिफिट्स 3 साल बाद ही मिलेंगे। और अगर आपकी डेथ हो जाती है, पे आउट होल्डर्स डेथ आफ्टर दी सुपर एन्युएशन, फैमिली पे आउट एट 60% टू द होल्डर विल बी गिवन टू द स्पाउस। ठीक है, जो स्पाउस है उनके, उन्हीं को मिलता है ये पैसा। डियरनेस रिलीफ, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, वो भी दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि फिक्स तो कर दिया बेसिक पे, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करके मिलता रहेगा। तो डियरनेस अलाउंस जैसे पहले मिला करता था वैसे ही आपको डियरनेस रिलीफ अभी भी मिलेगा। तो यूपीएस वुड नॉट बी अवेलेबल इन केस यू हैव बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम दी सर्विस। तो समझ में आया? मैं थोड़ी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बार ये स्कीम्स पढ़ा चुकी हूँ। मेरे साथ रेगुलरली नहीं जुड़ते हो सेशंस में तो मतलब या तो आपने हमारा कोर्स नहीं लिया है, ले सकते हो, दैट्स एन ऑप्शन फॉर यू। कोर्स नहीं लेना चाहते, एटलीस्ट यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ जाया करो रेगुलरली, वहाँ भी बहुत कवरेज होती है। ठीक है, इसको पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू करना, ऐसे याद नहीं होगा। सिर्फ मैम का लेक्चर सुन के मैं समझा सकती हूँ चीज़ों को, पर याद रखना आपके मन में है, आपके पास तरीका होना चाहिए याद करने का। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप एंड में बताऊंगी। जो एंड तक पहुँचेगा पीडीएफ उसी को मिलनी चाहिए, जो एंड तक ही नहीं पहुँच रहा उसको पीडीएफ क्या चाहिए फिर, है ना? तो अनलाइक द ओल्ड पेंशन स्कीम, यूपीएस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर, जहाँ पे एम्प्लॉइज जो है दे हैव टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, व्हाइल द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल बी 18.5%। तो ये है जी कंट्रीब्यूशन 18.5% एम्प्लॉयर का, 10% एम्प्लॉई और एम्प्लॉई का, लेकिन ये बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस मिला के है, जबकि आपको पेंशन मिल रही है सिर्फ बेसिक पे की। ठीक है, तो पे आउट जो है वो डिपेंड नहीं, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी मार्केट में, लेकिन कह रहे हैं आपको फिक्स दे दिया हमने, आपको टेंशन में नहीं डाल रहे। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं वो जो एक डर था लोगों के मन में कि हमारे पैसे कम हो जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे, वो हटा दिया, पर उतना बेनिफिट नहीं दिया जितना एक्चुअली ओपीएस में था। गवर्नमेंट नहीं इतना झेल सकती भाई, ये भी हमें भी समझना होगा। ठीक है, चलो जी, 3 स्कीम्स करा चुकी हूँ, भारी स्कीम्स, वेट में भारी, नंबर में भारी। आगे चलो, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। So PM DDKY has been launched with the aim to develop dash agri districts through the convergence of 36 schemes of 11 ministries. कितनी agri districts बनाना चाहते हैं? 100, 150, 200, 250, 500? पहले तो 100 बनाएंगे, एक शताब्दी पूरी कर लें 100 की, फिर आगे बढ़ेंगे। तो धन धान्य कृषि योजना 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स बनाना चाहते हैं, जहाँ पे 36 स्कीम्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की एक साथ आ गई हैं। तो आप देख रहे हो, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश दे रहे हैं ईएलआई में, फिर आरडीआई में प्राइवेट सेक्टर को पुश दे रही हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पुश दे रही हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश तो हर तरीके से कर रही है, हर तरीके से कर रही है पुश देने की।
So PMDDKY is a comprehensive farm program designed to enhance productivity. जो हमारी एग्रीकल्चर में आज प्रॉब्लम्स हैं, प्रोडक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, कि आउटपुट नहीं अच्छा आता है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, मतलब फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाल दिया, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डाल दिया, लैंड ख़राब हो रही है, और रोज़गार भी उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए आपको। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि एक सीज़न में ही काम मिलेगा, जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हटाना चाहते हैं थ्रू सेटिंग अप ऑफ दी 100 डिस्ट्रिक्ट्स। तो नीति आयोग का जो प्रोग्राम था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जहाँ पे 112 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई की थी दैट आर अंडर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं लोगों को, हेल्थ फैसिलिटीज़, जॉब्स, वो जो पिछड़ी हुई थी उनको पकड़ा और उनको डेवलप करने की कोशिश की। तो ये कह रहे हैं हम भी अब वही करेंगे, 100 बहुत ही पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट्स जो एग्रीकल्चर में अच्छा नहीं कर रही हैं पर ज़रूरत है वहाँ पे, उनको पकड़ के डेवलप करेंगे। 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स को पकड़ा जाएगा टू बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी, इरीगेशन अच्छी देंगे, स्टोरेज फैसिलिटी, लोन एक्सेस अच्छा देंगे। तो टोटल 36 स्कीम्स फॉर 11 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर गोइंग टू बी क्लब्ड टुगेदर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है गवर्नमेंट। नाबार्ड वाले बच्चे पक्का इस पे क्वेश्चन आएगा। तो हाई वैल्यू और रीजनली सूटेबल क्रॉप्स को फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब है, मैं नॉर्थ इंडिया से पढ़ा रही हूँ तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल पंजाब का दे पाऊँगी कि पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे रीजनली सूटेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स हैं, ना कि पैडी या राइस। तो कह रहे हैं हम जो सूटेबल है उस क्रॉप को वहाँ उगाने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ताकि वाटर यूज़ कम हो, केमिकल्स कम यूज़ हो, खर्चा भी कम आएगा ना। स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाएंगे ताकि स्टोर कर सकें चीज़ों को। रिपेयर एक्सपेंशन ऑफ द माइक्रो इरीगेशन जहाँ नहीं हो रही है, और लो इंटरेस्ट लोन्स भी दिए जाएंगे लोगों को। तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट से तो चूज़ होगी ही होगी। और इनको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे? लो परफॉर्मिंग। क्या लो परफॉर्मिंग? प्रोडक्टिविटी लो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम, मतलब आउटपुट बड़ा कम आ रहा है वहाँ का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब जितनी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिस एरिया में वो बड़ी कम है, और लोन डिसबर्समेंट भी नहीं हो रहा है किसानों को। ये पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहेगी। एक डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट फ्रॉम वन स्टेट, ज़्यादा भी हो सकती हैं। टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सेटअप करेंगे बेस्ड ऑन दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही मेजर इस पे काम कर रही है, लेकिन 36 स्कीम्स को कवर किया जा रहा है 11 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग रिक्वायरमेंट है। कमिटीज बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे, ये देखो, ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग हो सके। और मॉनिटर किया जाएगा डैशबोर्ड के थ्रू, मतलब ऑनलाइन सारा डेटा भरेगी डिस्ट्रिक्ट खुद अपनी, फिर कहते हैं हम ट्रैक करेंगे, फिर नंबर देंगे, जो डिस्ट्रिक्ट पीछे है फिर उसको बोलेंगे क्यों तुम इतनी पीछे हो। ठीक है, 36 स्कीम्स को एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, एग्री रिलेटेड स्कीम्स एक साथ आएंगी। स्कीम्स को मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत बढ़िया फीचर्स है किसी भी स्कीम के। तो ये थी जी आपकी धन धान्य कृषि योजना। 4 स्कीम्स करवा दी हैं। आई एम रियली होपिंग यू आर फाइंडिंग द सेशन यूजफुल। वीकेंड पे आके ऐसे सेशन लाना, मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप, क्योंकि वीकली चीज़ें पढ़ रहे हो, एंड में रिविजन कर लो। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, एटलीस्ट मेरे होमवर्क क्वेश्चन का तो आंसर दे ही सकते हो। जो मैंने पूछा था कि ELI का न्यू नेम क्या है बताइए, आप ही का फ़ायदा होगा, मेरा नहीं होगा उससे फ़ायदा। ठीक है, प्लीज़ ढूंढ के मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि जो बच्चे वहाँ वीडियो देख रहे हैं वो मेहनती हैं, और वीडियो बनानी चाहिए मुझे। चलिए जी, अदिति स्कीम हैज़ बीन, अगली स्कीम लास्ट अदिति has been recently launched with a budget of ₹- crore which can help MSMEs reduce energy consumption by 30 to 50%, improve efficiency and contribute to green energy corridors। ये टिपिकल सवाल है जो RBI नाबार्ड जैसे पेपर्स में पूछा जाता है। 1000 करोड़ का बजट दिया है अदिति स्कीम को। है क्या अदिति? देख लेते हैं जी। खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी अब सेंटर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन चुके हैं, हरियाणा के CM रह चुके हैं। इन्होंने लॉन्च की है अदिति स्कीम, नेशनल लेवल इनिशिएटिव। पहले तो इसका एक्रोनिम याद रख लो ज़रा। असिस्टेंस फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स।
असिस्टेंस देना चाहते हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर सके इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बूस्ट हो, स्पेशली इन द एमएसएमई सेक्टर। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स तो यही है ना जहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री लगी हुई है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। एमएसएमईज को फोकस किया जा रहा है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल असिस्टेंस। मिनिस्ट्री एनर्जी की बात होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कौन इंप्लीमेंट करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बजट 1000 करोड़। एमएसएमईज को हेल्प किया जाएगा टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय 30 to 50%, इम्प्रूव एफिशिएंसी और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाएंगे। 3 सालों के लिए इम्प्लीमेंट होगी जी ये, 2025 से 2028 तक 3 इयर्स के लिए कंट्रीब्यूशन आएगा और 14 सेक्टर्स कवर होंगे, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल्स हो, स्टील हो, क्योंकि इंडस्ट्री तो कहीं भी लग सकती है ना, केमिकल, टेक्सटाइल, कहीं भी जहाँ पे लगा सकते हो आप इंडस्ट्री वहाँ पे, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करो, इसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, सब्सिडीज मिलेंगी। टेक्नोलॉजी कैपेसिटी एमएसएमईज की बिल्ड करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ट्रैकिंग भी करना चाहते हैं। इसके अलावा 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, इस पे सवाल आएगा 8 डिजिट्स पे। 3% फॉर द मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। स्कीम स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड एंड टू एंड हैंड होल्डिंग, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, पेपर के शुरू होने से लेके एंड तक, जब नोटिफिकेशन आया से अपॉइंटमेंट आने तक हैंड होल्ड करके साथ चलना, वही गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है। लोन सबवेंशन करके, इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट्स देके, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कि आप अच्छा काम करें, ये हम चाहते हैं और यही मैं चाहती हूँ आप भी अच्छा काम करें। तो 5 स्कीम्स पढ़ाई हैं, अच्छे से उसको गो थ्रू करो। पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ग्रुप, कुछ पे नहीं करना है। या तो इस कोड को स्कैन करो, सीधा ग्रुप पे पहुंच जाओ, नहीं तो यू कैन जस्ट पुट रितिका चावला अड्डा 24/7 आगे लिख देना ऐसे, ठीक है। तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ELI का न्यू नेम मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। बाकी जी हमारे कोर्सेज लाइव हैं, आरबी ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, EPFO के। मेरा कोड है Y754, यूज़ कीजिए, सबको बताइए, डिस्काउंट लीजिए एंड आई विल मीट यू सून ऑन द सेम चैनल, ठीक है। आई एम रियली होपिंग सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए। मैं अभी लेकर आई थी आपकी सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स फ्रॉम जुलाई, मुझे और मंथ भी कवर करने हैं कंपाइलेशन की फॉर्म में, MCQs की फॉर्म में। मुझे कमेंट कीजिएगा अगर होमवर्क आप कर पाएँ तो। थैंक यू, बाय बाय।